अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज फैजान सिद्दीकी। आई होप आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पीएमसी का उस पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं जो 30 अगस्त को हुआ था, यानी कि पीएमसी का फर्स्ट पेपर था। तो उस पेपर को जो है उसका केमिस्ट्री वाला जो पार्ट है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जो एमसीक्यूज पेपर में आए थे, जो स्टूडेंट्स ने बताए हैं और जो हम तक पहुंचे हैं, तो हम उन एमसीक्यूज को यहाँ पे कंपाइल करके डिस्कस कर रहे हैं। और इन एमसीक्यूज की सोर्स टोटली स्टूडेंट्स हैं, तो इसलिए इन एमसीक्यूज में जो डाटा है वो स्टूडेंट से जो हमें मिला है, तो उसी को हम यहाँ पे शेयर कर रहे हैं आप लोगों के साथ। इस डाटा के अंदर मिस्टेक कितने परसेंट हो सकती है डिपेंड करता है कि स्टूडेंट्स को एमसीक्यू कितना याद रहा। तो चलें यहाँ पे काम स्टार्ट करते हैं। जितने एमसीक्यूज अब तक कंपाइल किए हैं उसको इस वीडियो में शेयर कर रहे हैं। मजीद कंपाइलेशन नेक्स्ट वीडियो में हम ऐड करते चले जाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास जो पेपर है इसमें सबसे पहला जो एमसीक्यू डिस्कस हुआ है पीएमसी के पेपर में, वो ये हुआ है जो आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि कैटलिस्ट चेंजेस द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन किस तरह से। तो देखो, एक चीज हमेशा याद रखना कि जब आपके पास कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन परफॉर्म हो रहा होता है, तो उस रिवर्सिबल रिएक्शन में जब आप कैटलिस्ट यूज करते हैं, तो सिंपल सी बुक में क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि जब आप रिएक्शन में कैटलिस्ट यूज करते हैं तो कैटलिस्ट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन को एक बराबर शिफ्ट करता है, जिसका रिजल्ट क्या निकलता है कि वो रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम की स्टेट में रहता है। तो इसलिए अगर पूछा जाए कि कैटलिस्ट चेंजेस द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन, तो उसमें ये चीज याद रखिएगा कि कैटलिस्ट जो होता है वो रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन को इक्वली चेंज करता है, जिसके रिजल्ट में रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम में रहता है। तो सिंपल सा ये इसका जो है वो यहाँ पे आंसर। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है इसमें वो ये है कि भाई कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन मोनोसैक्राइड्स। मोनोसैक्राइड जो होते हैं, आपको याद होगा कि मोनोसैक्राइड जो होते हैं दीज आर सिंपलेस्ट शुगर्स। तो मोनोसैक्राइड्स के दरमियान जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो क्या कहलाता है? तो मोनोसैक्राइड्स या शुगर्स के दरमियान जो कोवलेंट बॉन्ड होता है, इनको ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज का नाम दिया। ठीक है जी, तो सिंपल आंसर है। फिर द इलेक्ट्रोड थ्रू विच द इलेक्ट्रॉन एंटर द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज। आपके पास एक इलेक्ट्रोड है और उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जा रहा है, तो वो इलेक्ट्रोड कौन सा होगा? तो ये चीज याद रखना कि भाई हमारे पास दो तरह के इलेक्ट्रोड्स होते हैं। एक होता है कैथोड, ठीक है जी, जिसके ऊपर होता है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और एक होता है हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रोड जिसके ऊपर होता है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है जी। कैट आइंस जो होते हैं वो कैथोड पर आते हैं, और एन आइंस जो होते हैं वो यहाँ पे एनोड पर आते हैं। ये इस तरह से होता है। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन की बात करें, जब कैटाइन कैथोड पे जाएगा तो कैथोड पे जाने के बाद वो कैथोड से इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलेगा यहाँ से, और निकलने के बाद कैटाइन के शेल में एंटर हो जाएगा। तो इसलिए कैथोड वो इलेक्ट्रोड होता है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, और वो इलेक्ट्रॉन पे निकल के कैटाइन के शेल में एंटर हो जाता है। ये इस तरीके से यहाँ पे बनेगा। तो बच्चों, इसका सिंपल सो आंसर जो आपके पास निकला वो यहाँ पे निकला कैथोड। तो ये इस तरीके से होगा। ठीक है जी, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ये है कि भाई द मोस्ट कॉमन रिएक्शन शोड बाय एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड्स नॉर्मली किस तरह का रिएक्शन जो है वो कर रहे होते हैं? तो एल्काइल हैलाइड्स के हवाले से आपने पढ़ा होगा कि एल्काइल हैलाइड्स दो तरह के रिएक्शंस कर रहे होते हैं। वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी करते हैं, और वो एलिमिनेशन रिएक्शंस भी करते हैं। दोनों तरह के रिएक्शंस जो हैं वो एल्काइल हैलाइड्स यहाँ पर जो है वो कर रहे होते हैं। ठीक है जी। तो इसलिए यहाँ पर इसका जो आंसर बनेगा वो सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन दोनों बनेगा। तो डी इसका जो है वो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। फिर उसके बाद है कि स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस कौन सी होती है? स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस पूछी जाए या स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड पूछा जाए, तो उसमें ये चीज हमेशा आप याद रखें कि तमाम बॉन्ड्स में जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है वो मेटेलिक बॉन्ड होता है। ठीक है, मेटेलिक बॉन्ड जो होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस की वजह से मेटल्स के अंदर होता है, और ये केमिकल बॉन्ड्स में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है। ठीक। अच्छा, एक ये क्वेश्चन था जिसने कुछ लोगों को घुमाया, टीचर्स को भी, बल्कि ये नहीं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये तो सिंपल है कि फिनोल रिएक्ट्स विद ब्रोमीन वाटर टू गिव। अच्छा, फेडरल बोर्ड और सिंध बोर्ड में इस रिएक्शन की दो मुख्तलिफ एक्सप्लेनेशन है। अगर आप फेडरल बोर्ड में देखें तो फेडरल बोर्ड के उसमें दिया हुआ है कि जब फिनोल को आप ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करते हैं तो मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके पास नॉन पोलर मीडियम होता है तो ये 2 ब्रोमो एंड 4 ब्रोमो दोनों तरह की फिनोल जो है वो बना सकता है। ठीक है, अगर नॉन पोलर मीडियम होगा। मैं इसको यहाँ पे इस तरह से लिख देता हूँ, ये फेडरल बोर्ड की बुक में आपके पास रिएक्शन है कि नॉन पोलर या वीक पोलर मीडियम में वो ऐसा करता है। और अगर पोलर मीडियम में ये रिएक्शन आप परफॉर्म करा रहे हैं, तो पोलर मीडियम में जो है 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनोल जो है
वो ये प्रोडक्ट आपको फॉर्म करके देगा। अब यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया हुआ। सिन बोर्ड की जो बुक है उसके अंदर जो है वो सिर्फ ये वाला रिएक्शन जो है वो डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। और पंजाब बोर्ड की जो बुक है उसमें ये दोनों और ये वाला, मतलब ये तीनों तरह के जो रिएक्शंस हैं, ये तीनों रिएक्शन पंजाब नहीं सॉरी फेडरल बोर्ड की जो बुक है उन दोनों में उसमें जो तीनों रिएक्शन जो है बताए हैं कि भाई नॉन पोलर पोलर के ऊपर ये डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है जी। तो इसलिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो बात सिंपल सी है कि अगर हम कॉमन बात कर लें दोनों बोर्ड्स की मिला के, तो भाई इसका कॉमन आंसर बनेगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल, कि फिनोल ये वाली प्रोडक्ट जो है वो जरूर बना के देगा। तो ये इस तरह से इसका आंसर लगेगा। हालांकि ए और बी गलत नहीं है, वो भी ठीक है, लेकिन सी जो है वो इसका बेस्ट बनेगा। ओके, नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट्स टॉटोमेरिज्म। ये क्वेश्चन था जिसने कई टीचर्स को जो है वो गोल गोल घुमाया था, टीचर्स को कंफ्यूज किया था, तो स्टूडेंट्स को भी कंफ्यूज किया था। भाई ये फेडरल बोर्ड की बुक में बिल्कुल सीधा सीधा सा अगर आप फिनोल्स की केमिस्ट्री पढ़ें तो उसके अंदर दिया हुआ है कि ये 2 नाइट्रोसोफिनोल जो होता है ये टोटोमर जो है यहाँ पे फॉर्म करता है। ये सिंपल बुक रीडिंग का है। मैंने आपको कई दफा इस बात को हाईलाइट किया है कि बच्चों बुक रीडिंग पे थोड़ा सा आप तवज्जो दीजिए। बुक रीडिंग के क्वेश्चन जो है ना वो आपको तंग कर सकते हैं। तो इसलिए बुक में सिंपल सा दिया हुआ है कि भाई जो 2 नाइट्रोसोफिनोल होता है, सॉरी 4 नाइट्रोसोफिनोल जो होता है, इसका स्ट्रक्चर ये है, फिनोल है और इसकी फोर्थ पोजीशन पे जो है वो आपके पास एनो ग्रुप लगा हुआ है, दिस इज 4 नाइट्रोसोफिनोल, ठीक है। अच्छा, ये टोटोमर बनता है। टोटोमर्स किसको कहते हैं? ऐसे आइसोमर जो H पॉजिटिव आयन की शिफ्टिंग से बनता है उनको टोटोमर कहते हैं। तो यहाँ से निकलता है H पॉजिटिव आयन, ठीक है, और फिर वो जाके नीचे इधर कंबाइन हो जाता है और आपको कुछ इस तरह का प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे मिलता है, ठीक है। यानी ये जो रिएक्टेंट था वो ये था 4 नाइट्रोसोफिनोल, ये रिएक्टेंट था, और इसका जो टोटोमर बनेगा, एक मिनट चला, तो रिएक्टेंट आपके पास जो है वो ये था, और इसका जो टोटोमर बनेगा वो इस तरह से बनेगा कि भाई यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बन जाएगा, इधर नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड, और फिर इसके साथ यहाँ पे OH ग्रुप होगा। टोटोमर का नाम याद रखना, क्या पता किसी पेपर में इसका नाम वो पूछ लें कि इसको 4 बेंजो क्विनोन करके नाम लिखा जाता है। 4 बेंजो क्विनोन ऑक्साइम करके जो है, ऑक्साइम करके जो है वो इसका नाम लिखा जाता है, और ये येलो क्रिस्टल्स की फॉर्म में आपको मिलता है। तो ये इसका टोटोमर है। तो इसलिए याद रखना कि भाई ये टोटोमरिज्म है। फेडरल बोर्ड की बुक की लाइन से क्वेश्चन है, क्वेश्चन कोई भी बाहर से नहीं। कुछ बच्चे इस पर कंफ्यूज हो रहे थे, लेकिन बात वही है कि जिन्होंने बुक रीड नहीं की है तो उनको कंफ्यूजन होगी, अदरवाइज ये ऐसा कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर जो आपको आउट ऑफ द सिलेबस कह सके। फ्रूटी स्मेल किसमें होती है? सबको पता है कि भाई एस्टर जो होते हैं उनमें फ्रूटी स्मेल होती है, ठीक है जी। हाइड्रोजनेशन ऑफ कमर्शियल एडिबल ऑयल्स इज डन बाय प्रेजेंस ऑफ व्हिच कैटलिस्ट। जो आप ऑयल की हाइड्रोजनेशन करते हैं तो उस रिएक्शन में क्या होता है कि एल्कीन होता है, और हाइड्रोजनेशन के बाद वो सैचुरेटेड हो जाता है, एल्केन्स में कन्वर्ट हो जाता है। इस मकसद के लिए जो कैटलिस्ट इस्तेमाल किया जाता है वो निकल कैटलिस्ट जो है वो यहाँ पे हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है जी। तो इसका आइडिया आपको होना चाहिए। अच्छा जी, नंबर नेक्स्ट है कि कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर डैश। तो ये कोई पूछने वाला क्वेश्चन ही नहीं है कि भाई कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर जो है दीज आर अल्कलाइन अर्थ मेटल, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स है, तो इसका आइडिया सबको कॉमन सेंस की बात है। नंबर नेक्स्ट है विच वन हैज स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ऑब्वियसली सॉलिड्स के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होते हैं, तभी पार्टिकल्स टाइटली पैक होते हैं। वीक डेंसिटी किसकी होगी? गैसेस के। वॉल्यूम सबसे ज्यादा होता है, तो वॉल्यूम हाई होने की वजह से गैसेस की डेंसिटी जाहिर सी बात है तीनों स्टेट्स में सबसे कम होती है। अच्छा, नेक्स्ट वीकेस्ट एसिड कौन सा है? फॉर्मिक एसिड, एक स्टेरिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड 1 कार्बन का होता है, एसिटिक एसिड 2 कार्बन का होता है, स्टेरिक फॉर्मेटिक एसिड 16, स्टेरिक एसिड 18 कार्बन का। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ते हैं तो एसिड की स्ट्रेंथ वीक हो जाती है। यानी जो स्ट्रेंथ होती है, अगर मैं उसको रिलेट करूं तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेंगे तो स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, तो इसलिए स्टेरिक एसिड जो है उसकी स्ट्रेंथ सबसे कम हो जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट विच वन इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड? फॉर्मिक एसिड और मैलिनोइक एसिड एंड नन। देखिए फॉर्मिक एसिड एक अच्छा स्ट्रॉन्ग एसिड है। ओलिक एसिड जो है बेसिकली ये आपके पास एक एसिड है जो कि 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर है, ठीक है। 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है, लेकिन ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ओ सॉरी इट्स माय मिस्टेक,
माय मिस्टेक, सॉरी, फॉर्मिक एसिड 1 कार्बन का है, ऑलिक एसिड जो होता है वो आई थिंक 18 या 19 कार्बन का होता है, उसको बुक से चेक कर लीजिएगा। मैलिक एसिड जो होता है ये 3 कार्बन का डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है इसका। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है, फिर यहाँ पे CH2 ग्रुप लगा हुआ है और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है। दिस इज प्रोपेन डाइओइक एसिड, ठीक है, ये इस कंपाउंड का नाम है प्रोपेन डाइओइक एसिड, ये इसका IUPAC नेम है, ठीक है जी। तो ये आपके पास है। अच्छा, अब जो बात यहाँ पर आती है कहने की वो ये सिंपल है कि भाई इसमें याद रखना कि जो फॉर्मिक एसिड है इट इज अ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। 1 कार्बन कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, इसमें भी 1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है ऑलिक एसिड में। इसमें डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो जहां पे 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगे होंगे तो उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा होती है। तो इसलिए इन सब में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट जो बनेगा, मैं इसको क्लियर कर दूं, तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट जो बनेगा वो माइलिक एसिड जो वो बनेगा। एनर्जी फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन कम्स फ्रॉम, एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है तो सिस्टम जो है वो अपनी सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही होती है, तो इट कम्स फ्रॉम सराउंडिंग, ठीक है। और अगर एक्सोथर्मिक होगा तो वो एनर्जी सराउंडिंग को दे रहा होगा वापस से, तो इसलिए सराउंडिंग के साथ ही सारा इंटरेक्शन इसका चल रहा होता है। theoretical number of chemically different dipeptides that may be assembled from 3 amino acids। ये थोड़ा सा क्वेश्चन है, आई डोंट नो ये इन्होंने केमिस्ट्री बुक से लिया है बायो से लिया है, लेकिन इसको मैं ऐड कर देता हूँ। देखो इसका जो आपके पास तरीकेकार है वो ये है कि भाई डाइपेप्टाइड है, यानी एक ऐसा पेप्टाइड है जिसमें 2 प्लेसेस पे पेप्टाइड बॉन्ड्स बने हुए हैं और 3 अमाइनो एसिड्स को ज्वाइन करना है। तो इसका बेसिकली जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला x की पावर y होता है। अब अमाइनो एसिड जितना आपने ज्वाइन किया है ये x से रिप्रेजेंट होगा और कितने पेप्टाइड्स हैं ये y से रिप्रेजेंट होगा। तो इसलिए 3 की पावर 2 करके जो है वो यहाँ पे लगेगा, तो 3 की पावर 2 होता है 9, तो इसलिए इसका आंसर जो है यहाँ पे 9 आएगा, ठीक है। ये इस तरह से इसका एक रफ फॉर्मूला है। अब आई डोंट नो ये केमिस्ट्री की मैं कभी हमारे पास से गुजरा तो नहीं है, लेकिन ये शायद बायो वगैरह में कहीं हो, तो उसको जरा एक दफा बुक से गो थ्रू हो जाएगा, दोनों बुक से, केमिस्ट्री के भी और फिजिक्स की बुक, बायो की बुक से भी, तो एक आइडिया आपको हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है velocity constant for the forward and backward reaction is this and this, equilibrium constant of reaction is dash। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से देखा था और कुछ जगहों पे मैं आपको बता देता हूँ। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ रहा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है ना केसी, वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड का रेशो होता है। अब ये कह लो कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड एंड कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड का रेशो होता है, एक्चुअल में तो ये रेशो है, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने जो है वेलोसिटी कांस्टेंट्स दिए हुए, फॉरवर्ड का दिया हुआ है 3.6 एक्सपोनेंट -4 और बैकवर्ड का दिया हुआ है 1.2 एक्सपोनेंट -5। अगर आप इसको रख के सॉल्व करें तो जब आप सॉल्व करेंगे तो देखो 12 का 1.2 का 3 टाइम होता है 3.6, 12 का 3 टाइम 36 होता है ना, तो ऊपर आपके पास न्यूमरेटर में जो है वो यहाँ पे 3 आ जाएगा। अच्छा, डिनोमिनेटर में ये 10 पावर -5 है, ये ऊपर चला जाएगा तो 10 पावर +5 हो जाएगा, तो 10 पावर -4 एंड +5, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10 पावर 1, यानी ये हो जाएगा कितना 30। तो ये इसका जो है यहाँ पे आंसर बन जाएगा। सही बच्चों, तो सीधा सीधा सा यहाँ पर जो है इसको सॉल्व करने का ये तरीका है। अच्छा जी, नेक्स्ट यहाँ पर हम ऐड करते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर ये है कि इफ नंबर ऑफ पीरियड is 7 then it belongs to which F series। F ब्लॉक में 2 पीरियड हैं, एक 6 पीरियड आता है और दूसरा 7। 6 पीरियड जो होता है उसमें लेंथेनाइट सीरीज होती है और 7 पीरियड जो होता है उसमें एक्टिनाइट सीरीज होती है, ठीक है। अच्छा, अब ये पूछ रहा है कि भाई नंबर ऑफ पीरियड 7 है, अगर 7 पीरियड है तो F की कौन सी सीरीज होगी। F की पहली सीरीज जो है वो ये रही जिसको लेंथेनाइट सीरीज हम कह रहे हैं, और F की दूसरी सीरीज ये रही जिसको कि हम एक्टिनाइट सीरीज कह रहे हैं। तो अगर 7 पीरियड है तो 7 पीरियड का मतलब है कि इसकी सेकंड सीरीज होगी जिसको कि हम एक्टिनाइट सीरीज का नाम देते हैं, ठीक है जी। ये सेकंड सीरीज यहाँ से होगी। मैक्सिमम अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन विच एलिमेंट, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आप आइडिया लगा सकते हैं कि किसमें मैक्सिमम अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो अगर हम इसका थोड़ा सा यहाँ पे आइडिया लगाएं तो देखें इसका तरीकाकार यहाँ पे क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आप इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिहाज से देखें, मैग्नीज एटॉमिक नंबर 25, कॉन्फ़िगरेशन होती है AR4SD
4s2 3d5, यानी इसके पास d ऑर्बिटल में 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है जी, ऐसे होता है। अच्छा, आयरन एटॉमिक नंबर 26 होता है, कॉन्फ़िगरेशन होती है Ar, आर्गन यानी 4s2 3d6। इसके पास 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है, यानी अगर आप पूरी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। इसी तरह क्रोमियम की अगर आप निकालेंगे तो Ar एटॉमिक नंबर 24 होता है क्रोमियम का, तो ये हो जाएगा Ar4s1 3d5। अगर आप इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन निकालें तो डी में 5 है और एस में 1 है, यानी टोटल अनपेयर इलेक्ट्रॉन इसमें जो है वो 6 अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर होंगे। और इसी तरह अगर आप कॉपर की निकालें तो ये होता है एटॉमिक नंबर कॉपर का 29 होता है, तो ये होगा Ar4s1 3d10। तो इसमें जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है वो जस्ट 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चों को मैग्नीज वाला ऑप्शन अट्रैक्ट कर रहा होगा, जबकि इसका राइट जो आंसर है वो आपके पास सिंपली यहाँ पे क्या है, क्रोमियम, जिसके पास जो है वो 6 अनपेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है जी, तो ये इसका यहाँ पे आंसर बन जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट फिर पूछा जा रहा है डैश इज मेलोनिक एसिड। ये ऊपर में डिस्कस कर चुका हूँ कि 3 कार्बन का डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, दिस इज प्रोपेन डाइओइक एसिड। ठीक है जी, तो उसको देख लीजिएगा। एट 0 केल्विन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ अ गैस विल बी 0। 0 केल्विन पे गैस की काइनेटिक एनर्जी 0 होती है और मॉलिक्यूल की जो मोशन होती है वो वहां पे सीज हो जाती है। ठीक है, इसको फिर एब्सोल्यूट जीरो का नाम देते थे। तो 0 केल्विन पे इस तरह के चेंजेस जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट द रेशियो ऑफ एलिवेशन 1.2। ये एक नया क्वेश्चन था। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट जो है वो बॉइलिंग पॉइंट अपॉन मोलैलिटी, यानी इन दो चीजों का जो है ये रेशियो होता है। तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था जो यहाँ पर आया है, और ये एक नया क्वेश्चन था हम सबके लिए कि इस तरह का क्वेश्चन इन्होंने इसमें डाला है। अच्छा जी, उसके बाद कन्वर्जन ऑफ नॉर्मल हेक्सेन, sorry, conversion of hexane to benzene in the presence of catalyst at 500 degree centigrade is। हेक्सेन एक ओपन चेन कंपाउंड है। ओपन चेन कंपाउंड जो होता है वो पहले कन्वर्ट होता है क्लोज चेन में, और क्लोज चेन से कन्वर्ट होता है वो एरोमेटिक में, बेंजीन में। इसके स्टेप्स के नेम है, फर्स्ट स्टेप साइक्लाइजेशन, दूसरा एरोमेटाइजेशन, ओवरऑल आइसोमराइजेशन कहलाता था। फिलहाल इसमें जो आंसर है वो एरोमेटाइजेशन इसका सबसे क्लोजेस्ट आंसर लगेगा। फिर आगे के इथेन मॉलिक्यूल, how many carbon orbitals are equivalent and degenerated in nature। इथेन मॉलिक्यूल में कितने जो है ना वो degenerated in nature यहाँ पर होता है। तो इथेन में जो है हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 होती है, और sp3 का मतलब है इसके 4 ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, और चारों के चारों ऑर्बिटल जो पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन के बाद वो डीजेनरेटेड हो जाते हैं। तो इसलिए ये इसका जो है यहाँ पे आंसर बनेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भाई विच वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। तो इसमें ये चीज याद रखें कि आपके पास अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो होती हैं जिनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती है, जो हर तरह के मीडियम से आसानी से पास हो जाती हैं उन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर आ जाता है एक कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की अगर हम बात करते हैं तो जो एक्स रेज है ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, और जो गामा रेज है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। और अगर आप वेवलेंथ के लिहाज से बात करें तो गामा की जो होती है वो सबसे ज्यादा शॉर्टेस्ट होती है, एक्स रेज से भी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है। तो ये ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है, तो इसलिए बीसीक्यू की बात करें तो गामास का बेस्ट है। अदरवाइज करेक्ट की बात करें तो एक्सरे और गामा रेज दोनों जो है वो उसके यहाँ पे राइट ऑप्शंस हैं। ठीक है जी, तो आप इसको चेक कर सकते हैं, इस तरह से बनेगा। अच्छा जी, नेक्स्ट यहाँ पर है कि H2O है और हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन फॉर्म कर रहा है, तो उसमें क्या होगा, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा, सॉरी, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V, ये आपके पास रिलेशन है। डेल्टा H डेल्टा E के बराबर उस टाइम होता है जब चेंज इन वॉल्यूम 0 हो जाए, तो ये बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन अगर चेंज इन वॉल्यूम कुछ है, मतलब ग्रेटर देन 0 है, तो फिर डेल्टा H ग्रेटर देन डेल्टा E होगा। यानी अगर चेंज इन वॉल्यूम ग्रेटर देन 0 है तो डेल्टा H विल बी ग्रेटर देन डेल्टा E। ठीक है, तो यहाँ पे चेक करें, वाटर का कोफिशिएंट 2 है,
यहाँ पर 2 है और ऑक्सीजन का 1 है, यानी टोटल जो है वो यहाँ पे 3 है। तो वॉल्यूम जो है वो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव है, तो डेल्टा ई शुड बी ग्रेटर देन डेल्टा ई। अगर ये कंप्लीट क्वेश्चन है तो ये इस तरीके से बनेगा। ठीक है जी। तो इसको बच्चों आप लोग देख लीजिएगा, इसमें मजीद जैसे जैसे क्वेश्चन कंपाइल होते जाएंगे तो मैं इसको अपलोड करता जाऊंगा, उसकी वीडियोस बना बना के कोशिश करूंगा कि डेली के क्वेश्चन हम अपलोड कर सकें। और इसमें कोई भी मसला हो तो नीचे कमेंट्स में आप हमें अपडेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।